एवरीवन, वेलकम टू अपडेट बाय अनिकेत यूट्यूब चैनल। राजस्थान जेल प्रहरी 2025 के लिए मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। और आप जो कंटिन्यूसली जो मेरी क्लासेस देख रहे हैं उनको सभी को तो पता होगा, लेकिन जो नहीं देख रहे हैं उनको बता दूँ, या फिर जो इस क्लास में पहली बार आए हैं, रीजनिंग के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। कथन और तर्क जो आपकी स्पेशल डिमांड पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो होने वाला ये टॉपिक। और साथ ही साथ आपको ये हार्ड लगता है, तो ज़्यादातर लोगों ने कमेंट करके बोला था कि कथन और तर्क के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते या गलत हो जाते हैं। तो उसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये इसका सेकंड पार्ट रहने वाला है। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लेना। कॉन्सेप्ट मैंने फर्स्ट पार्ट में बता ही दिया है। अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं। 15 क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में करा दिए थे, 15 क्वेश्चन इस पार्ट में कराऊंगा, और फिर नेक्स्ट 15 क्वेश्चन आपको थर्ड पार्ट में कराऊंगा। तो टोटल आपके पास 45 क्वेश्चन हो जाएंगे कथन और तर्क की। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब आप सब लोग समझदार है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ आपको कमेंट करके ये बताना है कि आपसे कौन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। चलिए, ये कोई कॉमन टिप्स है जो कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बता दिया था, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कथन को आपको बड़े आराम से तथा तोड़कर फिर समझकर पढ़ना है। पहली चीज, अच्छे से सब कथन को पढ़ना है, उसको कुछ भाग में तोड़ना है, समझना है, फिर उसके बाद आपको देखना है कि किस हिसाब से आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड चीज ये है कि कभी भी लॉजिकल रीजनिंग बनाते वक्त व्यक्तिगत धारणाएं, जैसे कि अगर हम इमोशनल होकर जो भी डिसीजन लेते हैं वो नहीं लेनी है अपन को। यानी कि जो आपकी नेगेटिव सोच को दर्शाए वो आपको नहीं लानी है। इतनी बात समझ में आ गई। थर्ड पॉइंट ये बताया था मैंने कि आपकी सोच प्रश्न बनाते समय एक अधिकारी के रूप में होनी चाहिए। मान लो आपको एक अधिकारी बना दिया गया, अब आप क्या डिसीजन लेते हैं, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है, और उसका आंसर भी उसी तरीके से देना है कि आप एक अधिकारी के रूप में सोच रहे हैं। एक पॉइंट ये है कि हटकर कभी भी कथन से हटकर कही गई बात चाहे कितनी भी अच्छी हो या पॉजिटिव हो, अवैध माना जाएगा अगर वो कथन से हटकर है। कथन आपको कुछ भी दे रखा हो, लेकिन वो कथन से हटकर कही गई ये बात, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो, वो अवैध है, गलत मानी जाएगी। और लास्ट पॉइंट ये बताया था मैंने कि किसी भी कथन की तुलना करना अवैध है। इतनी बात आपको क्लियर आ गई तो आगे चले। एक पॉइंट ये भी बताया था मैंने कि लॉजिकल रीजनिंग में डिफाइनाइट शब्द कौन कौन से, जैसे कि केवल, सभी, हमेशा, नहीं हो सकता, असंभव, ऐसी चीजें जो है ये अवैध मानी गई है। अगर आपको ऐसी चीजें दिखती है कथन में, तर्क में, तो आपको अवैध मानना है। कभी भी लॉजिकल रीजनिंग में पॉजिटिव सोच वाले, जैसे कि परिणाम, हानि, लाभ, सलाह, सुधार या निर्णय, ये भी अवैध माना जाता है। और लास्ट पॉइंट ये है कि आपकी सोच सलाह, सुधार, निर्णय, जनहित या देशभक्ति या गरीबी या समाज के पक्ष में होना चाहिए। क्या बोला मैंने? आपकी जो सोच है वो सलाह के रूप में होनी चाहिए, सुधार कि भाई किस तरीके से सुधार लाया जा सकता है, क्या निर्णय हो सकता है, जनहित में क्या क्या फैसला होना चाहिए, या देशभक्ति, गरीबी या समाज के पक्ष में होनी चाहिए आपकी ये जो भी आप आंसर करेंगे। तो अब आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी है। अब आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आपके साथ के साथ प्रैक्टिस होती रहेगी और आप खुद आंसर बताने की कोशिश करना, फिर मैं आपको बताने के लिए तो हूँ। तो चलिए क्वेश्चन पढ़िए। पहला पॉइंट ही मैंने ये बताया था कि कथन आपको अच्छे से पढ़ना है, तोड़कर और समझकर पढ़ना है। तो चलिए वही सबसे पहला काम करिए। कथन है कि क्या युवा उद्यमी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? क्या युवा उद्यमी उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? तर्क कह रहा है कि हाँ, वे देश के औद्योगिक विकास में मदद करेंगे। सेकंड तर्क कह रहा है कि हाँ, वे रोजगार बाजार पर से बोझ कम कर देंगे। अगर हम युवा उद्यमी को प्रोत्साहित करेंगे तो क्या ये तर्क, कौन कौन से तर्क मजबूत है, कौन कौन से तर्क कमजोर है, ये नहीं बताना है कि ये तर्क सही है, ये तर्क गलत है। ये बताना है कि तर्क प्रबल है, तर्क दुर्बल है, दोनों तर्क प्रबल है, या फिर पहला प्रबल है, सेकंड प्रबल है, या फिर दोनों ही नहीं है। तो आपके पास यहाँ पे मैं 5 ऑप्शन लाया हूँ, ए बी सी डी और ई। आपके पास 4 ऑप्शन ही देखने को मिलेंगे। एक ऑप्शन होगा ई, जो कि होगा अनुत्तरित प्रश्न, लेकिन आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन दे दिए मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, बताइए। तो युवा उद्यमी को प्रोत्साहित करेंगे तो देश के रोजगार और औद्योगिक विकास में मदद करेंगे। पहला तर्क सही है कि औद्योगिक विकास में मदद करेंगे।
विकास होगा अगर उद्यमी को प्रोत्साहित करेंगे तो। और सेकंड पॉइंट है कि वे रोजगार बाजार पर से बोझ कम कर देंगे। तो दोनों तर्क एकदम प्रबल है अपनी अपनी जगह पे। तो ऑप्शन ई क्या है? यदि तर्क फर्स्ट और तर्क दोनों प्रबल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। कथन, क्या गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण पूरी तरह से प्रतिबंधित होना चाहिए? गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण पूरी तरह से प्रतिबंधित होना चाहिए। तो प्रतिबंधित ही है, यानी कि बैन। पहला तर्क कह रहा है कि हाँ, इससे अंधाधुंध कन्या भ्रूण हत्या हो जाती है और अंत में सामाजिक असंतुलन का कारण बनता है। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि नहीं, ये मना कर रहा है कि बैन नहीं होना चाहिए, प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए। लोगों को अपने अजन्मे बच्चे के बारे में जानने का अधिकार है। अब आप खुद ही बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा प्रबल होगा। तो इसमें क्या है, आपको एक अधिकारी की तरह सोचना है। तो कथन ये कह रहा है कि क्या गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण पूरी तरह से प्रतिबंधित होना चाहिए? हम कहेंगे हाँ जी, नहीं तो एकदम ही गलत हो जाएगा। पहला है 17वें का फर्स्ट, तर्क पहला प्रबल है, तो हम क्या करेंगे 17वें का ए, केवल तर्क फर्स्ट प्रबल है। समझ में आ गया आपको बात? इस तरीके से आपको सोचना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। कथन है कि क्या ग्रामीण इलाकों में सरकारी नौकरियों में अधिक प्रोत्साहन राशि होनी चाहिए? क्या ग्रामीण इलाकों में सरकारी नौकरियों में अधिक प्रोत्साहन राशि होनी चाहिए? पहला है तर्क कि हाँ, वहाँ सरकारी कर्मचारियों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन आवश्यक है। बात ठीक है, लेकिन हमको तर्क सेकंड में देखेंगे ताकि पता लगे कौन सा प्रबल है कौन सा कमजोर है। ये कह रहा है कि नहीं, ये कथन से सहमत नहीं है, नहीं बोल रहा है। और कारण क्या दिया है कि बड़े शहरों की तुलना में ग्रामीण इलाके पहले से ही सस्ता है, स्वास्थ्यवर्धक और कम जटिल है, अतः अतिरिक्त प्रोत्साहन क्यों प्रदान किया जाना चाहिए। ये बात भी सही है कि ग्रामीण इलाके जो है वो पहले से ही सस्ते हैं, तो उधर प्रोत्साहन देने से क्या मतलब। तो अब देखिए, आपको खुद फैसला लेना होगा। इसके अंदर ये कह रहा है कि क्या ग्रामीण इलाकों में सरकारी नौकरियों में, ग्रामीण इलाके में जो सरकारी डॉक्टर होते हैं, अस्पताल होते हैं, सरकारी नौकरियों में अधिक प्रोत्साहन राशि होनी चाहिए। एक कह रहा है हाँ और एक कह रहा है नहीं। नहीं वाली बात नहीं मानेंगे हम। इसने ना ही कारण भी सही दिया। तो पहला यानी कि तर्क फर्स्ट जो है वह आपका क्या है, तर्क फर्स्ट प्रबल है। क्या कहेंगे हम, तर्क फर्स्ट प्रबल है। तो यदि केवल तर्क फर्स्ट प्रबल है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। कथन है कि क्या बैंकों में अलग अलग अवधि के सावधि जमा, सावधि क्या है, ब्याज, तो क्या बैंकों में अलग अलग अवधि के सावधि जमा के लिए केवल एक ही ब्याज दर होनी चाहिए? ये दूर नहीं है, दर है। क्या एक ही ब्याज दर होनी चाहिए? अब एक तर्क कह रहा है कि नहीं और एक तर्क कह रहा है हाँ। अब ये नहीं और हाँ के आगे भी कुछ दे रखा है आपको, ये रीजन दे रखा है, कारण दे रखा है, उसको पढ़ना है, फिर अपन को डिसीजन लेना है। तो कथन ये है कि क्या बैंकों में अलग अलग अवधि के सावधि जमा के लिए केवल एक ही ब्याज दर होनी चाहिए? पहला तर्क है कि नहीं, लोग लंबी अवधि के लिए धन रखने से बचेंगे, जिससे बैंकों की चल निधि स्तर में कमी आएगी। ठीक है जी। सेकंड तर्क यह है कि हाँ, आम लोगों के लिए बहुत आसान होगा और उन्हें बैंकों में अधिक पैसा रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। अब इसमें दोनों चीज हो जाएगी। क्या हो जाएगा कि क्या बैंकों में अलग अलग अवधि के सावधि जमा करेंगे अगर, तो एक ही ब्याज दर हो जाएगी, ब्याज दर एक ही हो जाएगी, तो बैंक को घाटा होगा। तो नहीं, तर्क नहीं, ये जो तर्क पहला है ये नहीं अपोज कर रहा है, नहीं, लोग लंबी अवधि के लिए धन रखने से बचेंगे, बात सही है, जिससे बैंकों की चल निधि स्तर में कमी आएगी, एकदम सहमत है इस चीज से। लेकिन जो सेकंड वाला है वो ये कह रहा है कि हाँ, एक ही ब्याज दर होनी चाहिए, आम लोगों के लिए बहुत आसान होगा। तो क्या आप खुद सोचिए, अगर ब्याज दर एक नहीं होगी, अलग अलग ब्याज दर होगी, तो आम लोगों के लिए आसान नहीं होगा क्या? आम लोगों के लिए तो तब भी आसान होगा, अधिक पैसा रख सकते हैं तब भी। तो यह वाला तर्क गलत हो जाएगा या फिर कमजोर है, क्योंकि पहला तर्क ज्यादा मजबूत है। तो 19 का क्या हो जाएगा, 19वें का केवल तर्क फर्स्ट प्रबल है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में कथन पढ़िए अब आप खुद ही। रंगीन टेलीविजन पर करों को और बढ़ाया जाना चाहिए। अब अभी तो सारे रंगीन आ रहे हैं, बल्कि अब तो 4K क्वालिटी आ रही है, पहले 3D भी चलने लग गई थी, अब तो 4K क्वालिटी आने लग गई, और भी तरह तरह के टेलीविजन आने लग गए। लेकिन जब पहले ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन चलते थे तो और उसी
टाइम रंगीन टेलीविजन आई, उस टाइम रंगीन टेलीविजन पर करों को और बढ़ाया जाना चाहिए, तब की बात पूछ रहा है ये कि क्या रंगीन टेलीविजन पर टैक्स को और बढ़ाया जाना चाहिए। तर्क कह रहा है कि हाँ, और एक तर्क कह रहा है नहीं। तो आपको सिर्फ हाँ और नहीं देखकर ही आंसर नहीं बताना है, आपको उसके आगे का भी सेंटेंस, आगे का वाक्य भी पढ़ना है, ताकि हमको कारण पता लग सके। तो पहला तर्क क्या है कि हाँ, रंगीन टेलीविजन या रंगीन टीवी एक विलासिता की वस्तु है और केवल अमीर लोग उन्हें खरीदते हैं, इसलिए उन पर टैक्स लगा दो, ऐसा कह रहा है तर्क फर्स्ट। सेकंड ये है कि नहीं, गरीबों द्वारा भी टेलीविजन खरीदे जाते हैं, ये बात भी सत्य है। तो क्या है इसका आंसर? दोनों ही तर्क प्रबल नहीं है, मैं तो ये कहूँगा। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, क्या अमीर लोग ही वस्तु खरीदते हैं या अमीर लोग ही रंगीन टेलीविजन खरीद सकते हैं इसलिए हम टैक्स लगा दें, ऐसा तो नहीं सोच सकते हम। सेकंड तर्क ये है कि गरीब टेलीविजन खरीद रहे हैं तो क्या टैक्स नहीं लगाएंगे। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या आएगा कि ना तो तर्क फर्स्ट और ना ही तर्क सेकंड प्रबल है, यानी कि दोनों ही तर्क प्रबल नहीं है। समझ में आ गया अब आपको? तो इस तरीके से आपको सोचना है, इस तरीके से आपको आंसर देना है। अगर आप इस तरीके से सोचने लग जाएंगे, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं इस वीडियो के शुरुआत में, उसको देखते हुए फिर क्वेश्चन को आपको हल करना है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ना ही तो ये कथन तर्क वाले क्वेश्चन है, समझिए मेरी बात को, ये कथन तर्क वाले हैं। फिर मैं आपको कथन और कार्यवाही पढ़ाऊंगा, फिर कथन और निष्कर्ष पढ़ाऊंगा, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होएगा, ये गारंटी है। शर्त यह है कि आपको पूरी क्लास देखनी है और जो जो मैंने चीज़ बता रहा हूँ, जो जो चीज़ प्रश्नों की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, वो आपको करते चलना है। कथन ये है कि क्या एक दूसरे से विवाह करने से पहले पुरुष और महिला दोनों का अनिवार्य चिकित्सक या चिकित्सा परीक्षण होना चाहिए? कि दोनों की अगर शादी हो रही है, मेल और फीमेल की, तो क्या शादी से पहले इन दोनों का सारे चिकित्सा परीक्षण होना चाहिए कि क्या क्या बीमारी है इनको? पहला कह रहा है कि नहीं, ये किसी व्यक्ति की निजता यानी कि प्राइवेट या प्राइवेसी, ये किसी व्यक्ति की निजता में अनुचित हस्तक्षेप है और इसलिए बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। सेकंड ये कि हाँ, इससे गंभीर बीमारियों वाले बच्चों को जन्म देने का खतरा कम हो जाएगा। अब देखिए, इसके अंदर क्या है कि पहली चीज तो ये बोल रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि व्यक्ति की निजता है ये, हर एक के अंदर एक ना कोई बीमारी है ही, कोई सी बड़ी है, किसी की छोटी है। तो ये चीज़ जो है, ये प्राइवेसी में अनुचित हस्तक्षेप है और इसलिए बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सेकंड ये है कि हाँ, इससे गंभीर बीमारी वाले बच्चों को जन्म देने का खतरा कम हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है। अगर दोनों माता पिता स्वस्थ है और बच्चा जन्म लेता है, हो सकता है जन्म लेने के बाद उसे कोई भी बीमारी हो जाए, और ऐसा होता भी है, होता ही है, इन्फेक्शन वगैरह होता ही है। जब हालांकि माता पिता दोनों स्वस्थ है, लेकिन फिर भी बच्चे को गंभीर बीमारी हो सकती है। तो सेकंड वाला तो गलत हो जाएगा, फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट वाला प्रबल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? 21 का 21वें का प्रश्न ऑप्शन ए, यदि केवल तर्क फर्स्ट प्रबल है, यानी कि तर्क फर्स्ट प्रबल है। समझ में आ गया? आपको हाथों हाथ कारण ही बताते हुए चल रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन सही है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। कथन ये है कि क्या हमें स्नातक स्तर यानी ग्रेजुएशन, स्नातक स्तर किसे बोलते हैं? ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन की पढ़ाई से परे औपचारिक शिक्षा प्रणाली को हटा देना चाहिए। क्या हमें ग्रेजुएशन की पढ़ाई से परे औपचारिक शिक्षा प्रणाली को हटा देना चाहिए, ऑफिशियल पढ़ाई? हाँ, इसका अर्थ जल्द रोजगार पाना होगा। और सेकंड बोल रहा है कि नहीं, इसका तात्पर्य ज्ञान की गहराई की कमी होगा, यानी कि ज्ञान की गहराई की कमी है इसलिए। तो 22वें के अंदर देखिए, अगर स्नातक स्तर यानी कि ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर हमने औपचारिक शिक्षा कौन सी होती है? स्किल्स, जो आपको कॉलेजों में स्किल्स बताते हैं, अधिकतर कॉलेजों में नहीं भी बताते, अधिकतर कॉलेजों में बताते भी हैं। तो ग्रेजुएशन के अंदर औपचारिक शिक्षा होती है, अगर वो देंगे, हटा देना चाहिए। तो एक बोल रहा है हाँ, हाँ, और उसके बाद बोल रहा है कि इसका अर्थ जल्द रोजगार पाना होगा। तो जरूरी थोड़ा ना अगर आप औपचारिक शिक्षा नहीं पढ़ाएंगे या हटा दोगे तो जल्द रोजगार पालोगे, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ। तो ये तो गलत हो गया। सेकंड ये है कि नहीं हटाना चाहिए, सही कह रहा है। आगे कारण दिया है कि इसका तात्पर्य ज्ञान की गहराई की कमी होगा, यानी कि ज्ञान की गहराई की कमी हो जाएगी आपके पास एक तरीके से। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी पे चलना चाहिए, यदि केवल तर्क सेकंड प्रबल है, तर्क सेकंड ज़्यादा प्रबल है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? 22वें का ऑप्शन नंबर बी
सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए अब। क्वेश्चन नंबर 23 में कथन है कि क्या माध्यमिक विद्यालय स्तर पर सभी छात्रों के लिए कंप्यूटर ज्ञान अनिवार्य विषय होना चाहिए? क्या माध्यमिक विद्यालय जितने भी है, माध्यमिक विद्यालय स्तर पर सभी छात्रों के लिए कंप्यूटर ज्ञान अनिवार्य विषय होना चाहिए? अब इसको देख के तो हाँ बोल देंगे सब। क्या कह देंगे? हाँ, कंप्यूटर का जमाना है, कंप्यूटर पढ़ाना चाहिए अधिकतर स्कूलों में, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। लेकिन तर्क हमें क्या दिया गया है उसके हिसाब से हमारे को यहाँ पे ऑप्शन में सही आंसर बताना है। तर्क पहला कह रहा है कि नहीं, और तर्क सेकंड कह रहा है कि हाँ। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको नहीं और हाँ को देख के आंसर नहीं देना है। हमको लगा कि हाँ आना चाहिए, हम हाँ भर देंगे और लगा देंगे केवल तर्क सेकंड प्रबल है। हो सकता है आंसर गलत है, हो सकता है, मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है। तो इस चीज़ को इस तरीके से देखना है कि आपको कि अगर हाँ देख लिया, नहीं देख लिया, आपको किस तरीके से देखना है। आपको देखना है कि नहीं, फिर नहीं के आगे क्या लिख रहा है कि हमारी ज़रूरत सभी के लिए रोटी है, हम पश्चिमी मॉडल का पालन नहीं कर सकते। ये तर्क फर्स्ट दिया गया है। क्या आप सहमत हैं? आप कहेंगे नहीं, सहमत नहीं है, तो इस पर मैंने लगा दिया क्रॉस। जरूरी थोड़ी ना कि हमारी जरूरत रोटी है और हम कंप्यूटर के बारे में ध्यान नहीं रखना चाहते। पश्चिमी शिक्षा है, पश्चिमी मॉडल है, तो हम ध्यान नहीं देंगे, पालन नहीं कर सकते। सेकंड ये कह रहा है कि हाँ, हम अपने बच्चों को कंप्यूटर के ज्ञान से लैस किए बिना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। कंपटीशन का जमाना है, प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते बिना कंप्यूटर के ज्ञान के। तो 23 का सेकंड वाला आंसर यानी कि सेकंड तर्क प्रबल हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। इसलिए यदि केवल तर्क सेकंड प्रबल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। अब आप खुद स्क्रीन को पॉज करिए, खुद कोशिश करिए इसका आंसर बताने की, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आए कि हाँ हमारे से भी क्वेश्चन हो रहे हैं। अब कथन है कि क्या सभी इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर आयात शुल्क होना चाहिए? जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उस पर आयात शुल्क होना चाहिए या लगाया जाना चाहिए? तर्क कह रहा है, पहला तर्क क्या है? तर्क एक तरीके से दो व्यक्ति है। पहला व्यक्ति कह रहा है नहीं, नहीं लगाया जाना चाहिए आयात शुल्क। सेकंड कह रहा है कि हाँ लगाया जाना चाहिए। सेकंड क्या कह रहा है? लगाया जाना चाहिए। सेकंड बोल रहा है नहीं, दोनों ही नहीं बोलती है। हाँ जी, अब पढ़ लिया मैंने। तो पहला कह रहा है कि नहीं, इससे सरकार की आय में काफी कमी आएगी और विकास गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अब इसके लिए इकोनॉमिक्स मजबूत होनी चाहिए हमारी, थोड़ी बहुत तो बेसिक्स पता होना चाहिए। ये कह रहा है कि सभी इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर आयात शुल्क लगाया जाना चाहिए। अगर आयात शुल्क लगेगा तो सरकार की आय में काफ़ी कमी आएगी, बात तो सही है, और विकास गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रतिकूल यानी कि उल्टा। सेकंड कह रहा है कि नहीं, नहीं लगाया जाना चाहिए, और कारण दे रहा है कि स्थानीय निर्माता उन विदेशी निर्माताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होंगे जो तकनीकी रूप से है, यानी कि टेक्निकल रूप से है। तो इसके अंदर देखिए, पहले वाला जो है वो थोड़ा कम प्रबल है और सेकंड वाला जो है वो ज़्यादा प्रबल है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? इसने दोनों में नहीं लिख रखा है, लेकिन इसने कारण जो है तर्क फर्स्ट जो है वो कमजोर दिया है। इसने क्या कहा है कि सरकार की आय में काफ़ी कमी आएगी। क्यों आय में काफ़ी कमी क्यों आ जाएगी? जब आयात शुल्क लग रहा है तो काफ़ी कमी क्यों आएगी? और विकास गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ऐसा क्यों हो सकता है? सेकंड जो है वो ज़्यादा प्रबल इसलिए है कि स्थानीय निर्माता उन विदेशी निर्माताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए नहीं होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर आयात शुल्क लग गया तो वो टेक्निकल रूप से तो हो जाएंगे। अगर मान लो एक टेलीविज़न पर 2 चिप लगा रही है विदेशी कंपनी, और हम भी 2 चिप लगा रही है हमारी कंपनी, विदेशी कंपनी, तो दोनों टेक्निकल रूप से तो स्पर्धा में है, लेकिन आयात शुल्क लगने पर हम क्या हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे। इसलिए आयात शुल्क नहीं लगना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? कथन सेकंड आपके ज़्यादा प्रबल हो जाएगा। तो यदि केवल तर्क सेकंड प्रबल है, बात आ गई क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए अब। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या भारत में सभी प्रकार के रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए? कथन ये कह रहा है कि क्या भारत में सभी प्रकार के रासायनिक कीटनाशक जितने भी यूज हो रहे हैं उस पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए? पहला है कि नहीं और सेकंड है हाँ।
देखिए, पढ़िए। कीट सभी फसलों को नष्ट कर देंगे और किसानों के पास फसल उगाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। कीट सभी फसलों को नष्ट कर देंगे और किसानों के पास फसल उगाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। ये बोला है अगर रासायनिक कीटनाशक का उपयोग होगा तो उस पर बैन हो जाएगा। अगर कीटनाशक पर पूर्ण प्रतिबंध हो गया तो किसान ना तो कीटनाशक डाल पाएंगे फसलों को बचाने के लिए और सभी फसलों को नष्ट कर देंगे कौन? कीड़े। और किसानों के पास फसल उगाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। ये बात सत्य है। सेकंड कह रहा है कि हाँ, पूर्ण प्रतिबंध हो जाना चाहिए। कृषि में उपयोग किए जाने वाले रासायनिक कीटनाशक भूमिगत जल को प्रदूषित करते हैं। बात एकदम सही है कि भूमि को भी खतरा है और यह स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है। क्या? रासायनिक कीटनाशक। तो अब बात हमारे पास ये है कि ये भी सत्य है। अगर हम ज़्यादा कीटनाशक यूज करते हैं रासायनिक, तो जो जितने भी मृदा में जितने भी पोषण होते हैं कौन कौन से होते हैं? सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है। ये मृदा में, क्या आपने पढ़े होंगे विज्ञान में कि मृदा में ये चीज़ें पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन से? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ज़्यादातर तो यही होते हैं, फिर छोटे छोटे और आ जाते हैं। तो उन पर जल पर भी प्रभाव पड़ेगा और स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। और अगर नहीं डालेंगे तो सारे के सारे कीड़े फसलों को चट कर जाएंगे। किसानों के पास फसल उगाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। तो दोनों ही तर्क प्रबल है। तो क्या चलेंगे हम? ऑप्शन नंबर ई पे। यदि तर्क फर्स्ट और तर्क सेकंड दोनों की दोनों प्रबल है। बात आ गई समझ में? क्लियर हो गया? बात अच्छे से समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 26 में आप देखेंगे एक कथन कह रहा है, क्या वृक्ष काटने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? अब वृक्ष काटने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है? आप कहेंगे हाँ जी, प्रतिबंध है और ये प्रतिबंध लगना भी चाहिए। हाँ और नहीं। अब आगे एक वाक्य पढ़ते हैं। हाँ, पर्यावरणीय संतुलन को बहाल करने के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी है। तर्क फर्स्ट प्रबल है। सेकंड ये कह रहा है कि पूर्ण प्रतिबंध लकड़ी आधारित उद्योगों को नुकसान पहुंचाएगा। जितने भी लकड़ी आधारित उद्योग है, चाहे वो आप फर्नीचर ले लीजिए या लकड़ी से निर्मित जितने भी उद्योग है, वो सारे के सारे आप ले सकते हैं। तो उस पर प्रभाव पड़ेगा या नुकसान पहुंचाएगा। अब आप खुद देखिए, ये तो प्रबल है ही फर्स्ट वाला। सेकंड भी प्रबल है कि नहीं है? अगर पूर्ण प्रतिबंध हो गया एकदम, तो लकड़ी कहाँ से मिलेगी? लकड़ी देखिए ना आप, कितनी जगह जरूरी है। फर्नीचर में लकड़ी जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति अंतिम संस्कार करना है तो उसके लिए लकड़ी जरूरी है। खूब सारे कारण है लकड़ियों के। तो लकड़ी होनी की चाहिए। तो दोनों की दोनों तर्क प्रबल है। क्या? दोनों तर्क प्रबल है। ऑप्शन नंबर ई। यदि तर्क फर्स्ट और तर्क सेकंड दोनों प्रबल है, हम ऐसे क्वेश्चन पर इस तरीके से सोचें। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 27 कथन है कि क्या सरकार को नुकसान पहुंचाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग को बंद करना चाहिए? सरकार को नुकसान पहुंचाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र जितने भी है उनको बंद कर देना चाहिए। पहला है कि नहीं, सभी कर्मचारी अपनी नौकरियां, सुरक्षा और कमाई खो देंगे तो वे क्या करेंगे? सेकंड ये है कि हाँ जी, कर देना चाहिए बंद। एक प्रतिस्पर्धी दुनिया में योग्यतम की उत्तरजीविता का नियम है। अब 27वें का आंसर देखिए। अगर सरकार को नुकसान पहुंचाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग है उनको बंद कर देंगे तो क्या होगा? पहला कह रहा है कि नहीं, अगर बंद हो गए तो जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उधर, वो अपनी नौकरियां गवा देंगे, सुरक्षा भी कर देंगे, सुरक्षा भी गवा बैठेंगे और कमाई भी खो देंगे। तो पहला तर्क सही है। सेकंड ये कि हाँ, एक प्रतिस्पर्धी दुनिया में योग्यतम की उत्तरजीविता का भी नियम है कि हाँ, उनको भी जीविता का नियम है कि नहीं है? तो सेकंड भी प्रबल है। तर्क फर्स्ट एंड तर्क सेकंड दोनों आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे? प्रबल हो जाएंगे। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन के अंदर है ना, आप खुद बोलेंगे कि भैया तर्क सेकंड प्रबल कैसे होगा? तो देखो, मैं ऐसे क्वेश्चन के अंदर मैं सीधा साधा आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए, या तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ, इस तरीके से सोचना है। अगर नहीं सोच रहे तो देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। राजस्थान सरकार ने ये बार बार पूछेंगे, इस बार भी पूछेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अगर आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं मेरी वाली क्लास में, देख लिया आपने एक दो बार, तो जब आप ये क्वेश्चन पेपर में जब आप एग्जाम देने जाएंगे, अगर आपके पास पेपर में हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन आ गया तो आप आंसर सही करेंगे नहीं करेंगे? तब करके आएंगे कि नहीं करके आएंगे? आ जाएंगे।
आपका आंसर भी सही हो जाएगा। तो इसलिए आपको एक क्वेश्चन वाली सीरीज, क्वेश्चन वाली क्लासेज देखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। इसलिए इस वीडियो जितनी भी आ रही है ना मेरे चैनल पे, उसको किसी को भी मिस मत करना। प्रीवियस ईयर वाले यानी कि पिछली भर्ती में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, रीजनिंग, जीके और साइंस यानी कि जनरल साइंस, इन 3 सब्जेक्ट का नाम लिया है मैंने। कौन कौन से? एक तो रीजनिंग, एक जीके और एक जनरल साइंस जीएस। इन तीनों सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी है, जो जो जेल प्रेरी के लिए देख रहा है। बात की बात है उस अलग भर्ती के लिए, तो अलग भर्तियों के लिए आपको भी थोड़ा बहुत नॉलेज होगा और मैं बाद में अलग से बता दूंगा। अभी मैं जेल प्रेरी के लिए पढ़ा रहा हूँ। जेल प्रेरी के लिए 3 सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथ आपकी बिल्कुल भी नहीं आएगी, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 28, कथन है कि क्या भारत के कॉलेजों में छात्रों के लिए विद्यालयों के तरह ही वर्दी होनी चाहिए? भारत के कॉलेज जितने भी हैं, कॉलेज में अधिकतर, तो कॉलेजों में अधिकतर जो प्राइवेट कॉलेज है वो तो अपनी यूनिफॉर्म दे देती है, लेकिन अधिकतर कॉलेज नहीं देती। विदाउट यूनिफॉर्म आओ, आराम से आओ कभी जाओ, ना आपको टीचर की परवाह, ना टीचर को आपकी परवाह, ना किसी को कोई मतलब आप कहाँ जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं, कुछ मतलब नहीं है। तो कॉलेजों में यही होता है। स्कूल में ये होता है कि आपको टाइम पे आना है, टाइम पर ही जाना है। घंटी बजेगी तभी आना है, घंटी बजेगी तभी जाना है। सभी टीचर्स को प्रणाम करना है। आपको गुरुजी भी टोकेंगे, टीचर्स भी टोकेंगे कि भाई पढ़ ले, नहीं पढ़ ले, इस तरीके से। लेकिन कॉलेजों में ऐसा नहीं होता है। तो क्या भारत के कॉलेजों में छात्रों के लिए विद्यालयों की तरह ही वर्दी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पहला कह रहा है तर्क हाँ होनी चाहिए, और सेकंड कह रहा है कि नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आगे, पढ़िए। हाँ, इससे कॉलेजों के माहौल में सुधार होगा क्योंकि सभी छात्र शालीन कपड़े पहने हुए होंगे। बात प्रबल है, सही है एकदम। कि भाई विद्यालय में क्या होता है, गरीब अमीर सभी एक से पढ़ते हैं एक ही स्कूल में, और सभी एक ही यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, तो उस टाइम लगता नहीं है कि ये गरीब है ये अमीर है। लेकिन कॉलेजों में क्या होता है, कॉलेजों में एक आता है एकदम जीन्स पहन के, कोई आता है कुछ और पहन के, कोई आता है कुछ और पहन के, लगता है यार ये तो अमीर है, लगता है ये गरीब है, ऐसे करके। सेकंड ये कह रहा है कि नहीं, कॉलेज के छात्रों को नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें कॉलेज आने के लिए अपने कपड़े चुनने की आज़ादी देनी चाहिए। यह भी प्रबल है। अब 28वें का देखिए, जब दोनों ही प्रबल है तो ऑप्शन नंबर ई पे चलेंगे। तर्क फर्स्ट और तर्क सेकंड दोनों प्रबल है। भाई कॉलेजों में क्या हो गया आदमी, कॉलेजों में कोई बच्चा जा रहा है, समझिए बात को, कॉलेज में कोई बच्चा जा रहा है तो एक तरीके से वो युवा हो गया। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है, उन्हें कॉलेज आने के लिए अपने कपड़े चुनने की आज़ादी देनी चाहिए। तो यही चीज़ होनी चाहिए। और से पहला भी प्रबल है, क्यों? क्योंकि कॉलेजों के माहौल में सुधार होगा। अगर आज आप देख रहे हैं कॉलेज में किस तरीके से बुरा माहौल फैल रहा है, सभी छात्र शालीन कपड़े पहने हुए आएंगे, तो तर्क दोनों प्रबल है। इस तरीके से हमारे को आंसर देना है और जेल प्रेरी बनना है। हमारे को क्या मतलब, जब जेल प्रेरी बन गए आप लोग, तो आपको क्या मतलब कॉलेज कौन सा है, स्कूल कौन सा है, क्या हुआ था कॉलेज में, क्या क्या दंगे हुए थे, सभी करते हैं कॉलेज के अंदर, है कि नहीं? सहमत है तो कमेंट करके बता देना चाहे से आप, किसकी कितनी लड़ाई हुई है कॉलेज में, किसने क्या किया है, हम तो जानते हैं सबके सब। अब चलिए क्वेश्चन 29 पे। कथन ये कह रहा है कि क्या दूरदर्शन को स्वायत्त दर्जा दिया जाना चाहिए? दूरदर्शन को स्वायत्त दर्जा दिया जाना चाहिए। तर्क कह रहा है हाँ, इससे दूरदर्शन को सभी महत्वपूर्ण घटनाओं की निष्पक्ष और सही कवरेज में मदद मिलेगी। सेकंड कह रहा है कि नहीं, घटनाओं की कवरेज कुछ ऐसे लोगों द्वारा तय की जाएगी जिनके पास स्वस्थ दृष्टिकोण नहीं होगा। बात दोनों प्रबल है इसके अंदर भी। लेकिन ध्यान देने वाली चीज ये है कि दूरदर्शन को स्वायत्त दर्जा दिया गया। स्वायत्त यानी कि स्वायत्त से क्या समझते हैं? सबसे बड़ी चीज तो ये, स्वायत्त यानी क्या होता है, एक तरीके से इम्पोर्टेंट दर्जा, जैसे प्रधानमंत्री जी को है, इम्पोर्टेंट है, तो दूरदर्शन को स्वायत्त दर्जा मिल गया। तो हाँ, इसे दूरदर्शन को सभी महत्वपूर्ण घटनाओं की निष्पक्ष और सही कवरेज में मदद मिलेगी। तो क्या अगर स्वायत्त का दर्जा नहीं दिया गया तो क्या सही कवरेज नहीं देते? तब भी दूरदर्शन सही कवरेज देगा, महत्वपूर्ण घटनाओं की निष्पक्ष और सही कवरेज देने में मदद करेगा नहीं करेगा? तब भी करेगा। तो ऐसा तो है नहीं अगर स्वायत्त दर्जा दिया गया तभी करेगा। तो कथन पहला तो प्रबल नहीं है। सेकंड ये है कि नहीं, घटनाओं की कवरेज कुछ ऐसे लोगों द्वारा तय की जाएगी जिनके पास स्वस्थ दृष्टिकोण नहीं होगा। ये सेकंड वाला थोड़ा प्रबल है। तो हम 29वें के अंदर बी पे देखेंगे, यदि केवल तर्क सेकंड प्रबल है। समझ में आ गया आपको क्या कहा मैंने? यदि केवल तर्क सेकंड प्रबल है, इस पे चलेंगे
29 पे। इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, क्या प्रतिष्ठित लोग जिन्होंने अनजाने में अपराध किया है उनके साथ विशेष व्यवहार होना चाहिए? क्या प्रतिष्ठित लोग जिन्होंने अनजाने में अपराध किया उनके साथ विशेष व्यवहार होना चाहिए? हाँ, प्रतिष्ठित लोग जानबूझकर अपराध नहीं करते, ऐसा तो है नहीं। सेकंड ये कि नहीं, ये हमारी नीति है कि कानून के समक्ष हर कोई बराबर है। तो क्या हुआ, सेकंड वाला ज़्यादा प्रबल है, फर्स्ट वाला कमज़ोर है। तो यदि केवल तर्क सेकंड प्रबल है, इतनी बात समझ आ गई। अब मेरी बात, आप एक बार पूरी क्लास देख ली तो आपको, मुझे पता है, जब पूरी क्लास देखिए तो इसका मतलब आप सीरियस कैंडिडेट है, सीरियस पढ़ाई करने वाले। जेल प्रेरित 2025 के लिए यहाँ पे आप रीजनिंग की पूरी क्लास देखने हैं, पूरी तैयारी करने हैं। तो मेरी एक बार ध्यान से सुन लो। ये आपको कथन और तर्क पढ़ाया है मैंने। कौन सा पढ़ाया है? सेकंड पार्ट पढ़ाया है। कितने क्वेश्चन हो गए? 30 क्वेश्चन मैंने करा दिए। ठीक है, 30 क्वेश्चन हो गए, ये देख लीजिए आप, 30 क्वेश्चन हो गए। अब 30 क्वेश्चन के बाद आपको मेरे पास थर्ड पार्ट लाऊंगा मैं आपके लिए, उसमें होंगे 15 क्वेश्चन और। तो टोटल कितने हो गए आपके पास? 45 क्वेश्चन हो गए कथन और तर्क के। अब कथन और निष्कर्ष, यहाँ पे लिख नहीं रहा मैं क्योंकि मेरे पास माउस है। कथन और निष्कर्ष, इसके भी लगभग लगभग 45 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, फिर आपके पास एक टॉपिक बचता है कथन और कार्यवाही, उसके भी लगभग लगभग 45 से ज़्यादा क्वेश्चन है उसके, तो 45 से ज़्यादा क्वेश्चन। तो आपके पास एक तरीके से रीजनिंग में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपको मैंने कोडिंग डिकोडिंग कराया, आपको मैंने जल प्रतिबिंब कराया, दर्पण प्रतिबिंब करवाया, ठीक है, कागज़ को मोड़ना या कागज़ को काट के जो जितनी भी आकृति बनती है वो बताया, और भी बताया। अब आपके पास रीजनिंग के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस सबकी मैं क्लासेज ला रहा हूँ। जैसे कि नंबर सिस्टम हुआ, आपके पास नंबर होंगे, नंबर सीरीज के जितने भी क्वेश्चन होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब आपको सबसे पहले करना है। सेकंड चीज़ ये है, एक कमेंट करके बताओगे कि कैसी लग रही है क्लासेज, या फिर आपको जो भी टॉपिक्स हार्ड लग रहे हैं या फिर जो भी क्वेश्चन आपके से नहीं हो रहे वो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब जेल प्रेरी के लिए मैंने आपको बोला, एक तो रीजनिंग इसकी तैयारी करा रहा हूँ, एक हो गई आपकी जीके। तो जीके के जितने भी विगत वर्ष के प्रश्न हैं उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको देखिए आप। अगर जितना आप उसको देखेंगे उतनी ही आपको मदद मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि देखिए, जनरल नॉलेज यानी कि जीके जो है वो इतने सारे क्वेश्चन है कि वो रिपीट होते ही होते हैं हर एक भर्तियों के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि आप पिछली भर्तियों के जितने भी क्वेश्चन है वो लगा लो, वो उसको अच्छे से रट लो, अच्छे से याद कर लो। उसके जितने भी ऑप्शन है, चार के चार ऑप्शन आते हैं, उन चारों ऑप्शन के बारे में भी ध्यान से पढ़ लो। तो आपका जीके तो वहीं आसान हो जाएगा। बचा आपके पास जीएस यानी कि जनरल साइंस, तो उसके लिए भी मैं आपके लिए क्लास लगा रहा हूँ। ये तीन सब्जेक्ट के लिए मैं आपकी क्लासेस लगा रहा हूँ, और इस जेल प्रेरी के लिए मैं इतना फोकस हूँ कि हर एक व्यक्ति जो भी मेरी क्लास देख रहा है उसका 100% सिलेक्शन हो। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप, और ज़रूर सारी क्लासेस देखेंगे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।